नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। देखिए, 3 नवंबर 2022 यानी अगले महीने मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक होने वाली है। ये बैठक क्यों होगी? क्योंकि आरबीआई, सीपीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई जो महंगाई दर थी 4% या 6%, इस बैंड को पार कर गई है। अभी हमने कुछ दिन पहले अपने इसी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस किया था कि महंगाई की दर 7% को पार कर गई है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ दो पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। पहला पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति, और दूसरा पॉइंट हमारा ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अब हम इन दोनों पॉइंटों को अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए पहले डिस्कस करते हैं सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, तो देखिए 2016 से सरकार ने जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन को काउंट करना शुरू किया 2016 से सीपीआई बेस ईयर पे। ठीक है, सीपीआई के आधार पे। तो जो इसका बेस ईयर रखा गया है ना, पहले ये 2012 था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 2016 कर दिया गया है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर जो काउंट किया जाता है सीपीआई, उसमें 2012 पहले था बेस ईयर, चेंज करके अब 2016 कर दिया गया है। देखिए सीपीआई चार प्रकार के होते हैं। एक होता है, मैं लिख दे रहा हूं, धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीपीआई एक होता है, पहला हमारा है इंडस्ट्रियल लेबर, जो रिपोर्ट जारी की जाती है महंगाई से संबंधित। इंडस्ट्रियल लेबर। दूसरा होता है एग्रीकल्चरल लेबर। तीसरा होता है रूरल लेबर। और चौथा होता है रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड होता है। देखिए सीपीआई के आधार पे चार रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर और रूरल प्लस अर्बन। तो ये जो रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये जारी की जाती है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, ये आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो ये देखिए, याद रख लीजिएगा कि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो रूरल प्लस अर्बन दोनों मिक्स जो रिपोर्ट जारी की जाती है सीपीआई की, वो जारी करता है। ठीक है, और ऊपर के तीनों इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और रूरल, ये जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रम ब्यूरो आएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये रहा सीपीआई से संबंधित पूरा पॉइंट ऑफ। सीपीआई कब जारी किया है? सीपीआई का बेस ईयर क्या है? 2016 है। पहले क्या था? 2012 था। ठीक है, सीपीआई के चार रिपोर्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर और रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड होता है। ये भी बता दिया गया है कौन जारी करता है। तो जो ऊपर के तीनों हैं, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, ठीक है, कृषि
और ग्रामीण से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमको डिस्कस करना है कि और एक पॉइंट क्या था, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए, जिससे हमें चीजें याद रहती हैं। ठीक, देखिए आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करती है? गवर्नर की, सब जानते हैं, सरकार करती है। ठीक है, और ये गवर्नर क्या करता है? तो ये ब्याज दरों को निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, देखिए सरकार चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो। सरकार क्या चाहती है? कि इन्फ्लेशन कम हो और ग्रोथ क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, ग्रोथ भी, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है और ग्रोथ कम हो जाता है, तो क्या होता है कि गवर्नर, यानी कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं और सरकार, इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए सरकार तो चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाब जवाब दे है, और जनता देखती है महंगाई है कि नहीं है, सरकार इसको कैसे कंट्रोल कर रही है। लेकिन आरबीआई का काम इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो इसीलिए स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है, दोनों के मत तनाव देखने को मिलता है, कभी कभी मिलता था, सॉरी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, आगे चल के एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया। ठीक है, टीएसी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का काम क्या था? इनकी समिति का डिसाइड ही कर दिया गया कि ये आरबीआई को सलाह देगा, सिर्फ सलाह देगा। ठीक है, किस किस मामले में? ब्याज दरों को निर्धारित करने के मामले में, मतलब इन्फ्लेशन के मामले में ही केवल सलाह देने के लिए तकनीकी तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसकी भूमिका आरबीआई केवल जानते क्या थी, प्रकृति इसकी क्या थी? सलाहकारी थी, मतलब बाध्य नहीं था प्रकृति। ठीक है, सलाहकार की भूमिका थी, केवल सलाह दे सकता था, आरबीआई इसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक, वहीं बाद बाद में क्या हुआ, एमपीसी से संबंधित कुछ समितियां गठित की गई सरकार के द्वारा, जिन्होंने सुझाव दिया कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाए, जिसका नाम रखा जाए मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, वो कौन कौन सी समितियां थी, इसको भी देख लेते हैं। पहली समिति थी 2002 में गठित की गई थी, ये कौन सी थी? वाई वी रेड्डी समिति। ठीक है, 2002 में पहली एक समिति का गठन किया गया था, वाई वी रेड्डी, जिसने ये सिफारिश की थी कि मौद्रिक पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाए। दूसरा क्या था? दूसरी बार गठन किया गया 2006 में, इसने भी रिकमेंड किया। इस समिति का नाम क्या था? तारापुर समिति। फिर वहीं 2007 में परसी मिस्त्री समिति का गठन किया गया। फिर 2009 में रघुराम राजन समिति। फिर 2013 में उर्जित पटेल समिति। ठीक है, तो ये कुछ 5 समितियां हैं जिन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक अलग से एमपीसी का गठन किया जाए। ठीक है, जिसकी जिसकी सलाह क्या होगी? आरबीआई के गवर्नर पे बाध्यकारी होगी। तो 2002 में वाईबी रेड्डी समिति थी, 2006 में तारापुर समिति थी, 2007 में परसी मिस्त्री समिति, 2009 में रघुराम राजन समिति थी, वहीं 2013 में उर्जित पटेल समिति थी। ठीक है, तो इन समितियों ने रिकमेंड किया कि इसका गठन किया जाए। तो सरकार ने आगे चल के, देखिए, तो सरकार ने, यहां है इसकी उत्पत्ति, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, आगे चल के सरकार ने क्या किया ना, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया। कौन से एक्ट लाया था जिसके द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया? तो उस अधिनियम का नाम था वित्त अधिनियम 2016। ठीक है, इसके द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। ठीक है, और 45 जेड बी का प्रावधान किया गया। ये क्या कहता है
कि केंद्र सरकार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करेगी। ठीक है, तो ये 6 सदस्यीय समिति है। इसमें टोटल 6 सदस्य में कौन कौन है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 अधिकारी होंगे। अब सरकार द्वारा नामित 3 अधिकारी होंगे। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इस समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अब देख लेते हैं तीन जो ये रिजर्व बैंक के आरबीआई के जो 3 सदस्य हैं उनका नाम कौन क्या क्या है। ठीक, तो पहला नाम है, ध्यान दीजिएगा, पहला नाम है, तो जो आरबीआई के गवर्नर है वही है शशिकांत दास। शशिकांत दास। ठीक, दूसरे कौन है? तो माइकल देवव्रत पात्रा। और जो तीसरे हैं आरबीआई के अधिकारी उनका क्या नाम है? राजीव रंजन। राजीव रंजन। ये तीनों नाम आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास, ठीक है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 25th नंबर है इनका। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, या आरबीआई का पूछ लिया, चीफ जस्टिस का पूछ लेता है, राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है कौन से नंबर के, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, शशिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक, अब सरकार के द्वारा जो तीन तीन लोग हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए, उनका नाम क्या है। पहली है असीमा गोयल। ठीक, दूसरे शशांक भिंडे। और जो तीसरे हैं वो हैं जयंत वर्मा। ठीक है, तो ये 6 लोग हैं टोटल एमपीसी में इस वक्त। शशिकांत दास, माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, ये आरबीआई से हैं। ठीक है, बाकी जो सरकार की तरफ से 3 लोग हैं उनका पहला है अस्मा गोयल, दूसरा है शशांक भिंडे, तीसरा है जयंत वर्मा। इसका उद्देश्य पहले ही ऊपर डिस्कस कर लिया गया है। देखिए, 45 जेड भी कहता है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति, ऊपर बताया गया मुद्रास्फीति यानी सीपीआई के बेस पे गणना की जाती है, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति निर्धारित करेगा। और जो ये नीति निर्धारित की गई है, ये बैंड बनाया गया है एक 4+-2, यानी मैक्सिमम 6% तक महंगाई जा सकती है और मिनिमम 2%। ठीक है, इसके बीच में महंगाई दर को, इसका काम ही है मौद्रिक नीति समिति का कि देखना महंगाई दर कहां तक जा रही है। तो ये रहा हमारा दोनों पॉइंट जो हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आप नाम याद रख लीजिएगा। आरबीआई अधिनियम कब आया था ये भी आप देख देख लीजिए। कहाँ गया, एक मिनट। आरबीआई अधिनियम 1934 आया था। ठीक है, उसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति, ये अभी देखिए चल रहा है। केरल के राज्यपाल है एक, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने केरल के ही मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखा कि जो उनके वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, के एन बालगोपाल, उनको क्या किया जाए? बर्खास्त किया जाए। तो इस संबंध में ये आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल से यह स्पष्ट हो रहा है, राज्यपाल द्वारा किसी मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति। क्या राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं बैकग्राउंड की ये विवादों स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। तो देखिए, जो के एन बालगोपाल है, केरल के वित्त मंत्री, ये एक यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, सॉरी, केरल के राज्यपाल का कहना है कि एक यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। उस भाषण में इन्होंने क्षेत्रवाद प्लस प्रांतवाद, इसको क्या किया ना, भड़काने का आरोप लगाया है केरल के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। अब देखते हैं गवर्नर से संबंधित कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 जो कहता है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 153। और वहीं राज्यपाल क्या होता है? देखिए, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल, जो गवर्नर होता है, ये क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है।
राज्य प्रमुख होता है। ठीक है। वहीं जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रमुख प्रमुख होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 157 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी उपपद किया गया है। इनकी पात्रता क्या क्या है ये भी देख लीजिए। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक प्लस 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी आर्ता पात्रता है। वहीं अनुच्छेद 164 क्या कहता है? राज्यपाल राज्य के सीएम यानी मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी? मुख्यमंत्री की। ठीक है। अब मुख्यमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 एक जो क्या कहता है? मंत्री राज्यपाल के क्या होते हैं? प्रसाद प्रयत्न होते हैं। ठीक है। इसीलिए देखिए यहीं से पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है। जो केरल के राज्यपाल थे, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसी आधार पर कहा है कि इनको बर्खास्त किया जाए। किसको? एन गोपालन को। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। मंत्री राज्यपाल के क्या होते हैं? प्रसाद प्रयत्न होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि राज्यपाल ही मंत्री को बर्खास्त कर देगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई राज्यपाल, कोई गवर्नर सरकार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, भले वो उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। ठीक है। अभी तक तो स्वतंत्रता के बाद से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है कि किसी राज्यपाल ने किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। अब देख लीजिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल और है गवर्नर से संबंधित, अनुच्छेद आर्टिकल 200। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है। ये क्या कहता है कि राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित, ठीक है, कोई भी विधेयक या किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, या राष्ट्रपति के विचार, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में, तो याद रखिएगा आर्टिकल 200 है जो क्या कहता है? राज्यपाल क्या करेगा? किसी भी विधेयक की अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, या राष्ट्रपति के विचारात उसको सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। वही आर्टिकल कहता है 161, आर्टिकल 161, ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा नया आर्टिकल है। ये तो रहा पूरा गवर्नर से संबंधित, जिसमें हमने देखा किसी कोई भी राज्यपाल किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है, भले ही वो आर्टिकल 164 एक के तहत प्रसाद प्रेरित पर धारण करता हो। ठीक है। आगे हमारा भारत के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ना कि वित्त मंत्रालय। ये भी ऑप्शन में कभी कभी हमको वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है, किस लिए? कंफ्यूजन के लिए। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक समान मैच फीस लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ठीक। तो देखिए अभी भारत में क्या क्या बीसीसीआई ने एक समान मैच फीस को लागू किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत ही प्रथम देश है। इसके पहले न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक समान मैच फीस देने की घोषणा की गई थी। ठीक है। तो भारत इसमें सेकंड नंबर पे है। अब वहीं आगे देखते हैं कि कोविड 19 के खिलाफ, ठीक है, के खिलाफ विश्व की प्रथम इनहेलेबल वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है चीन के द्वारा। इनहेलेबल वैक्सीन का मतलब क्या होता है? कि हम मुंह के द्वारा डायरेक्ट ले सकेंगे, इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन है जिसका विकास चीन के द्वारा किया गया है कोविड 19 के खिलाफ। ठीक है। अब देख लेते हैं कोविड 19 से संबंधित कौन कौन से वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला वैक्सीन है पी फाइजर वैक्सीन। ये एक mRNA वैक्सीन है। ठीक है। इसका 2 टीका लगता है।
ठीक, ये यूएसए प्लस जर्मनी, जर्मनी के द्वारा इसका विकास किया गया था, पी फाइजर वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, एमआरएनए वैक्सीन है। ठीक है। दूसरा क्या है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन, इसका विकास भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये फर्स्ट स्वदेशी वैक्सीन है, नाम याद रख लीजिएगा। भारत की प्रथम स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के द्वारा इसका विकास किया गया था। दूसरा है कोविशील्ड। इसका विकास कैसे किया गया था? ऑक्सफोर्ड, ठीक है, प्लस एस्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेनेका के द्वारा कोविशील्ड का विकास किया गया था, जिसका उत्पादन भारत में हुआ था। भारत में इसका उत्पादन कौन किया था? यह भी जान लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका उत्पादन किया गया था। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? कार्बीवैक्स, सॉरी, ठीक है, कार्बीवैक्स है, जिसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, प्रोटीन प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। अगला है जैकोव डी। ठीक है, इसका विकास जायडस कैडिला के द्वारा इसका विकास किया गया था। ये एक डीएनए बेस्ड का वैक्सीन है, डीएनए बेस्ड। आगे है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी, इसका विकास रसिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट कोविड 19 के वैक्सीन से संबंधित नाम है, जैसे एक पी फाइजर है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड, कार्बीवैक्स, जैकोव डी, स्पुतनिक वी। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? कोवैक्सीन। इसका विकास किसने किया था? भारत बायोटेक के द्वारा इसका विकास किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप। आगे है स्थानीय देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला भूत कोला नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए, चर्चा का विषय रहा है भूत कोला नृत्य। ठीक है, तो भूत कोला नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, ये मुख्यतः कर्नाटक से संबंधित है। हालांकि केरल के कुछ राज्यों में, सॉरी, केरल के कुछ भागों में एवं तमिलनाडु के कुछ भागों में भी देखने को मिलता है, लेकिन यह मुख्यतः कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, वो किस सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित थे? तो ट्विटर के से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने, देखिए, ट्विटर को खरीदा था किसने? स्पेस एक्स नामक एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके कौन क्या है, मालिक कौन है, सीईओ कौन है? एलन मस्क। ठीक है, तो स्पेस एक्स नामक कंपनी ने ट्विटर को क्या किया था? खरीद लिया था। तो ठीक है, खरीदने के बाद एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को क्या किया? सीईओ के पद से मुक्त कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो पराग अग्रवाल हैं, ये किस कंपनी से, सोशल मीडिया कंपनी से संबंधित थे? तो ये ट्विटर से संबंधित थे। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।